हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपकी सहायक आचार शिक्षक वाली में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग एक एक सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल है कि माता का आंचल पाठ में लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करते हैं। पहला है भाई और बहन, दूसरा है माता और पिता, तीसरा है पड़ोसी, चौथा है दीदी और जीजा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर है बी, एक का बी। अगला प्रश्न है कि लेखक को कौन अपने साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं नहलाने का कार्य करते थे? तो कौन करते थे? उनके पिता। दो का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि लेखक अपने माँ को क्या कहकर पुकारता था? लेखक क्या कहकर पुकारता था? तो मैया। ठीक है, तीन का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि लेखक अपने पिताजी को किस चीज का तिलक लगाने का जिद करता था? पहला है केसर, दूसरा है चंदन, तीसरा है रोड़ी और चौथा है भभूत। तो चार का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भभूत। अगला प्रश्न है कि लेखक के पिताजी उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते थे? पहला है चंद्राकार, दूसरा है लंबा, तीसरा है त्रिपुंड या चौथा है गोल। तो किस प्रकार का लगाते थे? पाँच का हो जाएगा सी, त्रिपुंड। अगला प्रश्न है कि रानी एलिजाबेथ ने किस रंग का सूट बनवाया था? पहला है हल्का हरा, दूसरा है पीला, तीसरा है हल्का नीला, चौथा है काला। तो किस कलर का सूट था? तो हल्का नीला, छः का सी। अगला प्रश्न है कि रानी एलिजाबेथ द्वारा तैयार कराए गए सूट का रेशम कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था? तो ए का पहला का ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है हिंदुस्तान। तो कहाँ से मंगाया गया था रेशमी कपड़ा? तो सात का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हिंदुस्तान से। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ के सूट तैयार करने में कुल कितने खर्च लगे थे? पहला है 400 पाउंड, दूसरा है 500 पाउंड, तीसरा है 800 पाउंड, चौथा है 1200 पाउंड। तो कितना खर्च आया था उनके सूट में? आठ का हो जाएगा 400 पाउंड, आठ का ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी जन्मपत्री छपी थी? पहला है फिलिप्स की, दूसरा है एलिजाबेथ की, तीसरा है डायना की, चौथा है एडवर्ड की। तो नौ का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपी थी, नौ का बी। अगला प्रश्न है कि शाही महल में रहने वाले पलने वाले निम्नलिखित में से किसकी तस्वीरें अखबार में छप गई थी? पहला है कुत्ता का, दूसरा है बाघ, तीसरा है हाथी, चौथा है हिरन। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कुत्ता का। अगला प्रश्न देखते हैं कि युमथांग में जाने के दौरान लेखिका मधु कंकरिया का ड्राइवर कम गाइड्स कौन था? जितेंद्र, दूसरा है जितेंद्र नार्गे, चौथा है सत्येंद्र नार्गे, और इसके बाद है मनी। तो इसका 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, जितेंद्र नार्गे, 11 का बी। अगला प्रश्न है कि लेखिका को युमथांग के रास्ते में मिले सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक था? पहला है युद्ध का, दूसरा है धर्म का, तीसरा है संघर्ष एवं शांति का, चौथा है शांति एवं अहिंसा का। तो 12 का हो जाएगा डी, शांति और अहिंसा। 13वां प्रश्न है कि सिक्किम में किनकी बड़ी मान्यता है? पहला है जैन, दूसरा है शैव, तीसरा है वैष्णव, चौथा है बौद्ध। तो किसका सबसे अधिक मान्यता है सिक्किम में? 13 का हो जाएगा डी, बुद्ध का। अगला प्रश्न है कि नए कार्यों की शुरुआत में किस प्रकार की पताकाएं लगाई जाती है? पहला है काला, दूसरा है सफ़ेद, तीसरा है रंगीन या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का हो जाएगा सी, रंगीन पताकाएं। अगला प्रश्न है कि जितेंद्र नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? पहला है महावीर की, दूसरा है बुद्ध की, तीसरा है शंकर की, चौथा है दलाई लामा की। तो जितेंद्र नार्गे जो उनका गाइडेंस था, उनकी गाड़ी में किस प्रकार की तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा की, 15 का डी। अगला प्रश्न है कि टुनटुन का उस्ताद कौन था? पहला है भैरव हेला, दूसरा है दुलारी, तीसरा है रंभा, चौथा है विवेक। तो कौन था? 16 का हो जाएगा ए, भैरव हेला। अगला प्रश्न है गौनहारियों का अर्थ क्या होता है? गाने का पेशा करने वाले, दूसरा है तबला वादक, तीसरा है ढोलक बजाने वाले, चौथा है बांसुरी वादक। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गाने का पेशा करने वाले। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फेकू सरदार से टुन्नू की रक्षा किसने की थी? रंभाबाई ने, दूसरा है टुन्नू के पिता ने, तीसरा है सुंदर ने, चौथा है दुलारी ने। तो किसने रक्षा की थी? 18 का हो जाएगा डी, दुलारी ने। अगला प्रश्न है कि खोजवा बाजार के कार्यक्रम में दुलारी को ललकारने वाला टुन्नू निम्न में से क्या पहनकर आया था? पहला है मलमल का कुर्ता एवं लखनवी दोपलिया, दूसरा है कोट पैंट, तीसरा है खद्दर का कुर्ता एवं गांधी टोपी या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो ऑप्शन होगा 19 का सी, खादर का कुर्ता एवं गांधी टोपी, 19 का सी। अगला प्रश्न है कि आबरवा का क्या अर्थ होता है? 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, बहुत बारीकी मलमल। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय लेखक के लिए किसे अधिक महत्व देते हैं? तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुभूति को देते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके बिना लेखक को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता है कि वह क्यों लिखते हैं? पढ़े बिना, दूसरा सोए बिना, तीसरा है जाने बिना, चौथा है लिखे बिना। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा लिखे बिना, 22 का डी।
अगला प्रश्न है कि अभ्यंतर शब्द का क्या अर्थ होता है, बाहरी, भीतरी, अंदरूनी या बी और सी दोनों। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बाहरी और भीतरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23 का डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लिखने का कारण हो सकता है, संपादकों का आग्रह, दूसरा है प्रकाशक का तकाजा, तीसरा है आर्थिक आवश्यकता, चौथा है ये सभी। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कि प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कमल के पत्ते से। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है। तो 26 का हो जाएगा ए, गुड़ तथा चींटियों की भांति। अगला प्रश्न है कि गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती थी। 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कृष्ण को। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है। 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गए। अगला प्रश्न है कि कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है। 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सेवैया तथा कविता छंद का। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी। 1623 में, 1613 में, 1633 में या 1643 में। तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1623 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं। पहला है मोर, दूसरा है कोयल, तीसरा है तोता, चौथा है कृष्ण। तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कोयल। अगला प्रश्न है कि कामदेव का बालक किसे कहा गया है, बसंत ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को, शरद ऋतु को या वर्षा ऋतु को। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बसंत ऋतु को। अगला प्रश्न है कि कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, बसंतकालीन, दूसरा है शरदकालीन, तीसरा है ग्रीष्मकालीन, चौथा है वर्षाकालीन। तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शरदकालीन। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस काव्य विधा के कवि है। पहला है भाववादी, दूसरा है छायावादी, तीसरा है प्रकृतिवादी, चौथा है निर्मलवादी। तो 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छायावादी। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी। पहला है शहरी और दर्शन में, दूसरा है ग्रामीण और दर्शन, तीसरा है इतिहास और दर्शन, चौथा है शहरी और ग्रामीण। तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इतिहास और दर्शन में। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन सी है। तो 36 का हो जाएगा ए, आकाशदीप और आंधी। 37वां प्रश्न है कि बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे। 37 का सही हो जाएगा आपका बी नंबर, धरती को। बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे, धरती को। 37 का बी। अगला प्रश्न है कि अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को दर्शाता है। 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फाल्गुन महीने की। 38 का सी। अगला प्रश्न है कि फाल्गुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है। 39 का हो जाएगा बसंत ऋतु का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई है। 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बच्चे की माँ से, बच्चे के पिता से, बच्चे के भाई से या स्वयं के बच्चे से। तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्वयं के बच्चे से। अगला प्रश्न है कि कवि को क्या छवि मान लगती है। पहला है धूप, दूसरा है छाया, बच्चे की मुस्कान या बच्चे की माँ। तो 41 का हो जाएगा सी, बच्चे की मुस्कान। अगला प्रश्न है कि फसल कविता के कवि का क्या नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है मंगलेश्वर डबराल, चौथा है ऋतुराज। तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि छाया मत छूना शीर्षक कविता किसकी है। पहला है गिरिजा कुमार माथुर, दूसरा है निराला, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है ऋतुराज। तो 43 का कौन सा सही होगा, ए, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि यामिनी का अर्थ क्या होता है। 45 का हो जाएगा चांदनी रात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऋतुराज की नहीं है। 46 का सही आंसर होगा डी, पहाड़ पर लालटेन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार से ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया है। तो 47 का हो जाएगा डी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। बाकी पुरस्कार उनको मिले हैं, ठीक है। तो 47 का डी। अगला प्रश्न है कि माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों रहती है। 48 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी बातों को लेकर। अगला प्रश्न है कि गायक के बचपन का साथी कौन होता है। संगीतकार, दूसरा है संगतकार, तीसरा है गायक, चौथा है गायिका। तो 49 का सही हो जाएगा बी, संगतकार। अगला प्रश्न है कि संगतकार किसे अकेला नहीं होने देता है। नायिका को, नायक को, मुख्य गायक को या उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा सही होगा इसका सी, 50 का सी, मुख्य गायक को। अगला प्रश्न है कि आपकी आवाज़ नीची रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है। 51 का हो जाएगा संगतकार को। अगला प्रश्न है नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ की बनी थी। तो संगमरमर की। 52 का बी। अगला प्रश्न है कि नेताजी की प्रतिमा कितनी ऊंची थी। 5 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 7 फुट। तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 2 फुट। अगला प्रश्न है कि प्रतिमा में नेताजी ने कैसी वर्दी पहनी है। तो फौजी, ठीक है। 54 का डी।
अगला प्रश्न है कि भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानियों के संबंध में सोचने और खिड़कियों से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक ने किस क्लास का टिकट लिया था? 55 का सही ऑप्शन जो होगा आपका हो जाएगा सी, सेकंड क्लास का। अगला प्रश्न है कि ट्रेन में लेखक की मुलाकात किससे होती है? एक लखनवी नवाब से, 56 का ए। अगला प्रश्न है कि सफेद पोशाक सज्जन ट्रेन में किस मुद्रा में बैठा था? तो प्लाथी मारकर, 57 का बी। अगला प्रश्न है कि कामिल बुल्के ने मातरलिंग के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण नील पक्षी नाम से किया है? तो ब्लू बर्ड, ठीक है, ब्लू बर्ड, 58 का डी। अगला प्रश्न है कि कामिल बुल्के ने रांची के किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो संत जेवियर कॉलेज, ठीक है, तो 59 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि कामिल बुल्के ने कहाँ रहकर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया? तो रांची में रहकर, ठीक है, तो 60 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि अजमेर आने के बाद मन्नू भंडारी के पिता ने किस अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया था? तो शब्दकोश का, 61 का बी, 61 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पिता किन्हें अपनी आर्थिक विषमता का भाग नहीं बनाना चाहते थे? 62 का हो जाएगा बच्चे को। अगला प्रश्न है कि पिता के क्रोध का शिकार सदा किसे होना पड़ता है? 63 का ऑप्शन हो जाएगा माँ को। अगला प्रश्न है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तितों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, पढ़े लिखों का पांडित्य। 65वां प्रश्न है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तितों का खंडन शीर्षक से लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है? तो महिला मोद, 65 का सी। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ है? 1935, 1938, 1940 या 1942? तो आपका 66 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1938। अगला प्रश्न है कि भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है? तो ये एक प्रकार राग है, ठीक है, 67 का डी। अगला प्रश्न है कि अमीरुद्दीन तथा शमसुद्दीन के मामा कौन थे? तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये दोनों थे, सादिक हुसैन तथा अली बख्त, ये दोनों क्या थे? अमीरुद्दीन के मामा थे। अगला प्रश्न है कि सादिक हुसैन तथा अली बख्त किस वाद्य यंत्र के वादक में देश में ख्याति प्राप्त थे? तो ये शहनाई बजाते थे, 69 का ए। अगला प्रश्न है कि भदंत आनंद कौशल्यान किस राजनीतिक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक वर्धा में रहते? तो महात्मा गांधी, 70 का ए। अगला प्रश्न है कि भदंत आनंद कौशल्यान की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? तो 20 से अधिक, 71 का आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि भदंत आनंद कौशल्यान किस राजनेता से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी, 72 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि मेघ का विपरीत शब्द है? तो 73 का ऑप्शन आपका हो जाएगा नीरद। अगला प्रश्न है कि जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसे क्या कहते हैं? 74 का हो जाएगा बी, सिद्ध काम। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य है, इसके बाद है सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? तो 75 का कौन सा सही होगा? ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है, 75 का डी। अगला प्रश्न है कि अव्यय के भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3, 4 या 5? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुस्मारक स्मारक के अनुरूप अनुस्मारक कहाँ लिखा गया है? तो 77 का आपका ऑप्शन हो जाएगा दाईं ओर। अगला प्रश्न है कि खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो 78 कौन सा हो जाएगा? भाववाचक है। खेतों में चारों ओर हरियाली, हरियाली क्या है? भाव से संबंधित है, तो 78 का सी। अगला प्रश्न है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा? 79 का क्या हो जाएगा? सी, आंसुओं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कर्म, कर्ता, संबोधन या संप्रदान? तो 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संबोधन। अगला प्रश्न है कि मत छेड़ो आप ही चल जाओ, इस वाक्य में रेखांकित पद का सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो निजवाचक सर्वनाम है, दूसरा है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं? तो 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप? तो 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निपट। अगला प्रश्न है कि जिस क्रिया के 2 कर्म हो वह कहलाती है? संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के 2 कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? कर्म का है, करण का है, संप्रदान का है, या संबंध का है? तो 84 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संप्रदान है। अगला प्रश्न है कि राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? कर्म का है, दूसरा है करण, तीसरा है संप्रदान, चौथा है अधिकरण?
तो 85 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कर्म, 85 का ए। अगला प्रश्न है कि लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास या चौथा है कर्मधारय समास। 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो 87 का हो जाएगा बी, द्वंद्व समास, जैसे माता और पिता, लोटा और टोरी। अगला प्रश्न है कि आंख खुलना क्या है? 88 का हो जाएगा ए, होश में आना। अगला प्रश्न है कि ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है? बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, तीसरा है ऊँट को जीरा खिलाना या पेट भरने के लिए कुछ खाना। तो 89 का हो जाएगा ए, बहुत थोड़ा। अगला प्रश्न है कि सुंदरता में संज्ञा कौन सा है? तो ये क्या है? एक प्रकार का भाववाचक, ठीक है। 90 का हो जाएगा सी। सुंदरता में संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक है, ठीक है, 90 का सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, दूसरा है निष्कृष्ट, तीसरा है दृष्ट, चौथा है विषाद। तो कौन सा? 91 का हो जाएगा आपका डी, विषाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 92 का हो जाएगा डी, मानस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा स्त्रीलिंग है? 93 का। तो मित्र है, सूचना है, तीसरा है उपहार, चौथा है अध्याय। तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सूचना। अगला प्रश्न है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? दाती, दात्री, दात्री, यात्री। तो कौन सा होगा? 94 का हो जाएगा आपका सी, दात्री। अगला प्रश्न है कि यथा समय में कौन सा समास है? 95 का हो जाएगा ए, अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय क्या है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास। तो पुस्तकालय क्या है? एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि अंगारा सिर पर लेना का मतलब क्या होता है? 97 का हो जाएगा सी, कठिन विपत्ति सहना। अगला प्रश्न है कि अंगूठी का नग होना का मतलब क्या होता है? 98 का हो जाएगा डी, बहुत कीमती। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है? 99 का हो जाएगा सी, अन्याय की जगह, 99 का सी। और लास्ट प्रश्न है कि क्रिया के भेद लिखिए। अध्यापक ने 4 छात्रों को उपहार दिया कौन सा क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, एक कर्मक है या द्विकर्मक है? तो 100 का हो जाएगा डी, द्विकर्मक है, ठीक है। तो ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। धन्यवाद।